नमस्कार। अ, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के मसले पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को बने उत्तराखंड की तस्वीर इन 23 वर्षों में कितनी बदली। जो सपने राज्य की स्थापना से पहले सोचे गए थे, बुने गए थे, जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, राज्य आंदोलन को लेकर शहादत दी गई, बहुत बड़ी संख्या में लोग जेलों में गए। तो उस दौर और आज 23 साल से अधिक का समय बीतने के बाद क्या उन समस्याओं को एड्रेस किया गया? जो लड़ाई जल जंगल ज़मीन की थी, जो लड़ाई रोजगार की थी, जो लड़ाई शिक्षा की थी, जो लड़ाई सेहत की थी, और इन सब के बीच पलायन को रोकने की जो बात थी, उसको लेकर आज हम कहाँ खड़े हैं। 24 दिसंबर को देहरादून में एक बड़ी रैली हुई। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भूमि कानून और मूल नागरिकता के मसले को लेकर बुलंद आवाज़ उठाई। राज्य आंदोलन की याद इस प्रदर्शन के नज़रिए से दिखाई दी। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों को, प्रदेश से बाहर के लोगों को बागवानी और खेती के लिए ज़मीन की बिक्री पर रोक भी लगा दी है और एक समिति का गठन करके आगे के किस तरह से इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाएगा उसका वो निर्धारण करेगी। तो हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी, युवा राज्य आंदोलनकारी मनदीप ढेक हैं, जो छात्र संघ के चंपावत के अध्यक्ष भी रहे हैं। और केवल राज्य आंदोलन की ही लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी है, बल्कि जिला चंपावत को जिला बनाने को लेकर लड़ाई में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है और अपने बेबाक विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। आइए उनसे इन मसलों पे बात बल्कि सवाल में भी आप तो मनदीप जी, आपने जिन मकसदों को लेकर एक छात्र नेता के रूप में 2000 के दौरान आंदोलन किया था, तो क्या उत्तराखंड आज किस दिशा में है? इन 23 सालों में कितना लगता है कि वो आंदोलन सार्थक दिशा में बढ़ा है? आज की परिस्थिति, हम वापस हमको ये लगता है कि हम वो बड़े उत्तर प्रदेश से काट के हमको छोटा उत्तर प्रदेश बना दिया गया। जो उस समय हमारी मांग थी, एक पहाड़ी राज्य की मांग थी, पहाड़ी राज्य की अवधारणा के हिसाब से आंदोलन हुआ था। पहाड़ के मुद्दों को लेके हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन अब उस समय की जो हमारे अग्रणी नेता थे, उन लोगों ने एक विचार रखा कि हमारा हरिद्वार है, हर की पैड़ी है, तराई है, हमारी है। ठीक था, वो अच्छी बात थी। तराई, उस समय ये कहा गया कि भाई तराई है हमारी, नहीं तो पहाड़ में क्या अनाज उगेगा। अब आज उस तराई को अनाज उगाने की बजाय उद्योगों के लिए बांट दी जा रही है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा जो है आज ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज जो ये आज मूल निवास की, भू कानून की जो मांग दोबारा से पहाड़ों से उठ रही है, वो इसी जो हमारी अवधारणा में जो चोट लगी है, उसी वजह से ये विचार दोबारा से, इसलिए लोग इकट्ठे होकर दोबारा से सोच रहे हैं, शायद क्या पता हम अपनी जड़ों को बचा सकें। इसलिए संघर्ष के लिए राह में दोबारा से पहाड़ी लोग फिर आने की प्रयास कर रहे हैं। रोजगार का मसला है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की बहुत ज़्यादा कमी है। सिटकुल बना, सिटकुल में 70% रोजगार उन लोगों को देने की बात थी जो स्थानीय थे, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और फिर बाद में उद्योगों की स्थिति कमज़ोर हुई। इसके अलावा जो खेती का मामला है, वो जंगली जानवर से लेकर सिंचाई की कमी की वजह से खेती उजाड़ है। पहाड़ में उद्योग है नहीं। पहाड़ का अगर हम अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के 4 जिलों को देखें, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, ये उद्योग शून्य ज़िले हैं।
उद्योगों की भी केवल एक हरिद्वार, छुटपुट देहरादून और उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी हिस्से को छोड़ के, तो आखिर इन युवाओं की जो समस्या है, पढ़ाई के बाद वो कहाँ जाएं, पलायन कैसे न करें, इसको लेके लगता है कि आगे सरकार या राजनीतिक दलों को कोई चिंता है, कोई नीति, कोई वो गंभीर रूट वो देने की स्थिति में है? ये जो 20 साल का समय है, हमारी 4 सरकारें और ये 5वीं सरकार, चयनित 5वीं सरकार चल रही है। तो इनकी जो अभी तक की दिशा दिख रही है, वो हमारे मुद्दों से, हमारे पर्वतीय लोगों के मुद्दों से बिल्कुल इतर है। जहाँ तक रोजगार की बात करी कि रोजगार के जितने भी अवसर थे, उन अवसरों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। उसमें भी कम करने के अलावा घुसपैठ हो रही है। हमारे अगर हम स्टडी कराई जाए तो हमारे उत्तराखंड के अभी जो भी रोजगार जितने भी लगे होंगे, 60% से ऊपर आपको हमारा बाहर का आदमी मिल जाएगा जो घुसपैठ करके हमारे प्रदेश में घुसा हुआ है। वो जो हम लोगों की जो मांगें थी, जो हमको फुलफिल करना होना था, वो चीज़ें का फ़ायदा जो नज़दीकी ज़िले के लोग थे, सहारनपुर, ये वाली बेल्ट हैं, ये लोग जो थे, उन लोगों ने जो समझदारी करी, ठीक है, उनके बुद्धि थी, तेज थे, आए, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और हमारे जो रहनुमा थे, वो जो है उन्होंने होने दिया उस चीज़ को, हमारे अधिकारों पर डाका डालने दिया। उसी मजबूरी का है। आने वाले समय में अभी समय आएगा कि एक क्रांति और आए। हो सकता है कि ये जो है आने वाले समय में बड़ी क्रांति के रूप में इन चीज़ों को विरोध करे, इन चीज़ों का। मंदिर जी, भूमि कानून और मूल निवास को लेकर राजनीतिक दलों की नियत और निर्णय लेने की प्रवृत्ति में संदेह की स्थिति रही। इसमें कांग्रेस की सरकार हो, इसमें आज की बीजेपी की सरकार हो, ये ठोस निर्णय नहीं लिया गया। और अभी आंदोलन के बाद, जो 24 दिसंबर के प्रदर्शन के बाद देहरादून में जो प्रदर्शन हुआ, सरकार ने कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लिए हैं, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ने इस मामले में, जो तराई के विधायक हैं, उनका राय जो कांग्रेस की पहाड़ की कांग्रेस से भिन्न है। तो क्या ऐसा लगता है कि इसमें एक अंतर्द्वंद क्षेत्रीय आधार पर है? और साथ ही एक अन्य सवाल जो हम अगला परिसीमन विधानसभा को लेकर भी होगा, उसमें पहाड़ की सीटें जो आज भी कम है, 29 और 41 का रेशियो है, और भविष्य में ये स्थिति और भी पहाड़ की ओर कम, पलड़ा पूरी तरह से मैदान की ओर झुकेगा। तो इससे जो मैदानी राज्य की जो मूल धारणा है, उसका क्या होगा? उन समस्याओं का क्या होगा जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं है पढ़ाई के लिए? वहाँ स्कूल केवल नाम के हैं, डिग्री कॉलेज प्राथमिक विद्यालय के स्थिति में है, प्राथमिक विद्यालय इलाज मतलब वो फर्स्ट एड की भी करने की स्थिति में नहीं है। तो ये फर्क कैसे मिटेगा जब भूमि कानून और मूल निवास को लेकर ये विडंबना है, और फिर राजनीतिक आरक्षण जब होगा विधानसभा में, तो सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। क्या समाधान इसका हो सकता है? क्या रास्ता होना चाहिए? इसीलिए यही परिस्थिति देखते हुए मैं इस उत्तराखंड को मिनी उत्तर प्रदेश कहता हूँ, क्योंकि हम जो है आप तराई, जो पहाड़ और मैदान की जो लड़ाई पहले होती थी, वही होने जा रही है। और ये तराई वाले लोग बाहर ही पड़ेंगे अभी की स्थिति में। अब हम अगर राज्य तो हमारा उत्तर प्रदेश भी राज्य था, विकास होता तो उत्तर प्रदेश में भी विकास होता। हमारी लड़ाई थी पहाड़ की लड़ाई, पहाड़ को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने की। जो हमारा मूल मुद्दा था कि हम अपनी पहचान रखेंगे, बचा के रखेंगे, अलग रहेंगे, अलग अपनी स्टेट होगा, अपना अलग होगा। लेकिन आज की स्थिति जो है मिनी उत्तर प्रदेश बना दिया केवल। अब उस चीज़ के लिए अब जनता कितना जागरूक होती है, हमारी युवा पीढ़ी उस मुद्दे को किस तरह से लेती है, भू कानून आएगा अब किस प्रारूप में आता है, मूल निवास का किस प्रारूप में लेते हैं। अभी जितने लोग अब 23 साल तक का जो अब
हम हमारे साथ घुल मिल गए हैं, जो आ गए हैं। अब आज की तारीख में बात हो रही है, बंगाली जो शरणार्थी हैं उनको सरकारें कहती हैं हम एससी का दर्जा देते हैं। वो क्या हमारे एससी जो मूल निवासी एससी हैं उनके हक में वो डाका नहीं पड़ेगा? तो इस तरह से हम अब लड़ाई अभी विकास की या उसकी अभी पहले अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जो 23 साल बाद जो हम अभी विकास के लिए सोचते, जबकि हमारे पास हिमाचल था, सामने में स्टेट था हिमाचल, पहाड़ी स्टेट था। एक उसने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रखा था कि हाँ भाई इस तरह से चल सकते हैं। हिमाचल में हैं वो पर्वतीय स्थिति के अनुसार वहाँ उद्योग भी हैं। उन अपनी कंडीशन के हिसाब से उन्होंने खेती को भी बढ़ावा कर रखा, बागवानी को भी बढ़ावा दे रखा है। हम तो हमारा मूल हमारे सरकारों का जो हम जनता का जिस समय तक हम आंदोलन कर रहे थे, हमारा उद्देश्य था पर्वतीय राज्य बनाना, हमारे पहाड़ी राज्य को पहाड़ी पहचान को बचाना। राज्य बनने के बाद जो हमारे ये 3 जिले आए, ये जो हैं, और इनके हिसाब से फिर जो राजनीतिक दलों ने जो तुष्टीकरण किया या जो भी किया, तो उनको एक मौका मिला। उन्होंने उन जिलों को जो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ के उनसे जो है उन पे इन्वेस्ट भी कर रखा है, उनसे कमाते भी हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जो आम पहाड़ी है वो उसकी हाल उत्तर प्रदेश से ख़राब है। अगर तुलना की जाए 2000 से पहले की और अभी की, तो जो आम पहाड़ी आदमी है एक उसकी स्थिति 2000 से बदतर है अभी के हिसाब से। और शिक्षा का है, जैसे अब शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या बना दिया है इन्होंने कि रोजगार देना है। केवल मास्टर के बारे में सोच रहे। ठीक है, रोजगार दीजिए, अच्छी बात है, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन फायदा केवल टीचर का हो, बच्चे का नहीं हो। पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई का शिक्षा विभाग का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा पढ़े, बात खत्म। उसके बाद उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार करे। अब यहाँ ये नहीं हो रहा, बच्चा पढ़े चाहे न पढ़े, मास्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी जो है पे कमीशन, केंद्र में पे कमीशन लागू होता नहीं है, उसके उससे एक दिन पहले यहाँ का मुख्यमंत्री घोषणा कर देता है हम पे कमीशन लगा देंगे। अरे भाई, तुम कमा रहे हो या तुम्हारे पास इनकम सोर्स कहाँ है जो तुम कह रहे हो कि हम पे कमीशन दें, या ये मास्टर तुमको कमा के कुछ दे रहे? शिक्षा तभी सुधरेगी। गुणवत्ता युक्त शिक्षा जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। और इस बार जो दिसंबर में देहरादून में समिट हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, शुभारंभ के दिन और एक समापन के दिन। तो क्या लगता है कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अनुकूल स्थितियां हैं? अगर निवेश होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके रोजगार तक और यूथ को लाभ होगा, या इसमें भी बाहर के ही, इस प्रदेश से बाहर के लोग आएंगे? अब इस चीज़ के लिए सबसे पहला सवाल उठता है नियत का। मुख्यमंत्री जी की नियत अच्छी है, पहाड़ के प्रति वो कोई भाव रखते हैं, पहाड़ के प्रति उनकी संवेदना है, पहाड़ के विकास के प्रति अगर चिंतित है, तो अगर ये योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहें, हो सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव सब चीज़ है, लेकिन उसके पीछे साफ नियत चाहिए। और पहाड़ में संभावनाएं क्यों नहीं है? अब जब हम देख रहे हैं कि भाई आप सिक्किम का ही उदाहरण ले लो, एक छोटा सा उन्होंने जो है अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट बना रखा है कि एक एक चीज़ में उन्होंने अपनी को महारत दे दी। हिमाचल है बगल में, ज़्यादा उत्तराखंड को तो बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बगल में जो है क्या कहते हैं स्टेट है, आपसे पुराना स्टेट है, उसका अनुभव है, उससे लीजिए, उनको फॉलो करिए। आपको क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा? जब हिमाचल को रिजल्ट मिल रहा है तो उन नीतियों को फॉलो करने में यहाँ क्या दिक्कत है? अब यहाँ लेकिन क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टियों का हिसाब अब ये समझ में नहीं आया। जनता भी धोखा खा रही है, जय भाजपा जय कांग्रेस कर रही है, उसका नुकसान जो है आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से उत्तराखंड के इधर हम चंपावत की बात करें, उत्तराखंड का एक छोटा ज़िला है, और इस ज़िले की खूबी इस समय यह है कि ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र चंपावत ज़िले का चंपावत विधानसभा सीट है।
चंपावत में जो जल जंगल ज़मीन की जो थीम उत्तराखंड बनने से पहले ही थी, वो यहाँ सब तीनों चीज़ें हैं। लेकिन क्या उसके उपयोग को लेकर कोई ऐसी नीति दिखती है जिससे हम पेड़ों को बचा सकें, जंगल हमें रोज़गार भी दें, पर्यावरण को भी बचाएं, और पानी को लेकर जो जल संवर्धन की जो नीतियां हैं, और इसी के साथ जो ऊर्जा प्रदेश की जो बात होती है, यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा खपत नहीं है, लेकिन परियोजनाएं हैं। टनकपुर 120 मेगावाट एनएचपीसी की है, पंचेश्वर अभी प्रस्तावित है, साथ में छोटी छोटी कई योजनाएं हैं, सप्तेश्वर की है, गौड़ी की है। तो मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के मद्देनज़र इसमें विकास की क्या तस्वीर दिख रही है? मुख्यमंत्री जी के जो अभी तक के हिसाब से वो एक विधानसभा को केवल एक विधानसभा को अपनी विधानसभा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो एक मुख्यमंत्री का ऑरा होना चाहिए कि वो परिलक्षित होना चाहिए कि हाँ भाई इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, वो चीज़ अभी तक के कार्यकाल में तो नहीं आई है। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री हैं, ये काम हो गया, ये रोड बन गई, ये जल्दी ये हो गया, थोड़ा सा फाइल जल्दी चले जा रही है, लेकिन जो एक भूमिका जो बननी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी की, एक और जो बातें होती हैं कि एक आदर्श जिला बनाएंगे, इसके हिसाब से हम उत्तराखंड को का मॉडल बनाएंगे, मॉडल जिला बनाएंगे, तो अभी वो चीज़ तो नहीं आ रही है। और जो चीज़ें जैसे जल जंगल ज़मीन की बातें हैं, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि ज़्यादा टफ हो गया है। आप अपने हक हकूक़ के लिए जो परेशानियाँ, जो जो चीज़ें उन उन जंगल के नियमों में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। जिस चीज़ के लिए हम लड़े थे, जल जंगल ज़मीन, हक हकूक़ के लिए लड़े थे, वो हक हकूक़ में जो 2000 से पहले मिलते थे वो अभी कम हो गए। पहले हम पीढ़ी में लकड़ी लेते थे, चीड़ का सूखा पेड़ लेते थे, एक पेड़ पूरा मिल जाता था मकान लगा रहे हैं तो। अब आज की तारीख में एक पेड़ में वो 4 परिवारों को ढूँढ के ला रहे हैं, 10-10 तख्ते दे रहे हैं। तो अब इस हिसाब से जो 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 हमारी अवधारणा आ गई थी अलग, उत्तर प्रदेश से अलग होना है, जिस हिसाब से जो एक अवधारणा बनी थी, वही अवधारणा ये आने वाले समय में, अगर हम पहाड़ में रह गए लोग बाग तो, लेकिन जिस गति से अगर पलायन हो रहा है, अगर वो थोड़ा रुका, अगर ये पहाड़ में लोग रुक गए, तो ये चीज़ें, ये दोबारा से इनको लड़ना पड़ेगा, दोबारा से अपने को जो हम आंदोलन उत्तराखंड अलग, उत्तर प्रदेश से अलग बनाने के लिए लड़ा था, उन चीज़ों, उन्हीं मांगों के लिए फिर हमें उत्तराखंड में दोबारा लड़ना पड़ेगा। तो 3 राज्य एक साथ बने थे नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ और झारखंड भी उत्तराखंड के साथ था, और उत्तराखंड इस मायने में अलग है कि ये आंदोलन की कोख से जन्मा राज्य है, और उसी की बदौलत तब की तत्कालीन सरकार नरेंद्र तिवारी ने राज्य आंदोलनकारियों को उनके योगदान को सैल्यूट करने के लिए आंदोलनकारी का दर्जा भी दिया, और जेल रहे लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी करी। तो क्या आंदोलनकारी इन सब चीज़ों को देखते हुए, जो हालात हैं उसमें, क्या मतलब आगे मैसेज करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कैसे सुधार हो, कैसे बेहतर हो, सरकारों को क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए? आज की स्थिति तो ये हो गया है कि आंदोलनकारियों में भी जो एक्टिव हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, उनकी दलों से अपनी मजबूरियां हैं, दलों से जुड़े हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और जो दलों से हट के बात कर लेते हैं वो लोग कम हैं। उनकी बातों को अभी जो लोगों के कहने, आंदोलनकारी के कहने या किसी नेता के कहने से भी नहीं, अभी जब तक जनमानस में नहीं आई है ना भावना, जनमानस में जब भावना आएगी तो वो अपने आप पुश कर देगी, अपने आप नेतृत्व को आगे बढ़ा देगी। अब जनभावना नहीं आ पा रही है अभी, इसकी या तो समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज़ तो अब महसूस आदमी को जब खुद महसूस करेगा दर्द, तब वो कहेगा। अभी शायद लग रहा है कि हम जनता खुश है भाई, एक बार कांग्रेस को मौका दे रही है, एक बार भाजपा को मौका दे रही है, एक बार भाजपा को दे रही है, फिर कांग्रेस को दे रही है, फिर भाजपा को दोबारा रिपीट कर दिया है। तो इस हिसाब से अभी जनता हो सकता है
हम गलत हों अपनी जगह पे, जनता जो है इनसे खुश हो राष्ट्रीय दलों से। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। फिर कभी